अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कि जो चैप्टर फोर्स एंड मोशन है इसकी शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह हम आगे चैप्टर्स की भी शॉर्ट रिवीजन कर सकें, वो आप अच्छे से कवर कर सको। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस है दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। अभी कब यूज़ होता है? जब आपके पास वेक्टर पॉइंट्स दिए गए हो ना, तब ये पॉइंट वैलिड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर पॉइंट्स कैसे। ठीक है, तो ये आप समझ लें, इसकी एक शॉर्ट सी रिवीजन होगी, सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज के बेस पे हम इसको तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए रीडिंग होती है, यूनिट क्या है इसका, ये क्या वो तो आपने डेफिनेटली मतलब आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है, ये हम करेंगे। देखिए लेट्स सपोज अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 3 है। लेट्स सपोज Q इज इक्वल 2 3, जबकि P जो है दैट इज़ 4 5। अब अगर आपने इसमें करने हैं तो आपने जो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसमें आप इसको यूज़ करते हैं, मतलब RD इज़ इक्वल टू RF माइनस RI। ठीक हो गया, ये आप इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए आपने जो है ये जो डिस्टेंसेज हैं ये माइनस करने हैं। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद मूव करते हैं आगे। एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करें, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये कंडीशंस है कुछ, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये कब होगा, ये वाला कब होगा, ये वाला कब होगा, ये फार्मूला कब होगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ और यहाँ डिटेल से बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन हो, कुछ भी यहाँ पे कॉमन ना हो, तो तब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, अगर इसी केस में यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन, टाइम गिवन, जब ये वेलोसिटी और टाइम गिवन हो तब आप फार्मूला ये यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अगर वेलोसिटी हो तो ये, अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया कि डी की वैल्यू पुट कर दी, डी इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, वहाँ पे था D1 D2 और इसी तरह यहाँ पे हमने D इंटू वी टी पुट कर दिया। ठीक हो गया, अच्छा, अगर अब यहाँ पे टाइम इक्वल हो, ये कंडीशन है कि अगर टाइम इक्वल हो देन हमारे पास जो T1 T2 इक्वल हो तो हमारे पास ये V1 प्लस V2 यानी एवरेज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि वह बॉडी कवर्ड 100 मिनट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। देखें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एंड कवर 200 डिस्प्लेसमेंट दैन 600। देखें दोनों चीज़ें दी हुई हैं, इससे आपको आइडिया हो जाए कि भाई दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, D1 प्लस D2 ओवर T1 प्लस T2। ठीक है, अगर सेम इसी तरह बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ये दी हुई है और टाइम ये दिया हुआ है, फिर वेलोसिटी और फिर टाइम दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो देखें वेलोसिटी जब दी हो तो डिस्प्लेसमेंट ना हो तो सिंपल आपने D इज इक्वल टू वी टी पुट कर देना है, तो ये V1 T1 हो जाएगा, V2 T2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं और इसमें अगर देखें, इसमें सॉरी व्हेन डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट हो, लेकिन फिर डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो ना, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ D1 D2 V1 V2 और D1 V2 D2 V1। ठीक हो गया, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लाइक ये वेलोसिटी ये है और टाइम उसका या डिस्प्लेसमेंट आप कह लो, ठीक है, वो ये है। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास उसकी वेलोसिटी ये है और उसका डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों चीज़ें दी हो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों दी हो ना, तो देखिए इसको आपने कैसे करना है, सिंपल आसान सा तरीका है, इस फार्मूले को एक डिस्प्लेस को और इसको, इस दोनों को इकट्ठा कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ओके। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कॉमन हो कि भाई एक गाड़ी थी 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, दोबारा उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, टाइम वगैरह ये जिस तरह के वो बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी 100 मीटर 10 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट विद 20। अब देखें हाफ है, मतलब लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि 100 मीटर है, तो उसने पहले में बात की तो वो मतलब 50 मीटर हो गया, दूसरे में 50 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इस केस में क्या करना है, आपने इन दोनों को इकट्ठा एवरेज ले लेना है, 2V1 V2 V1 प्लस V2, यानी टाइम का जिक्र नहीं करना क्योंकि यहाँ पे भी टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम का जिक्र नहीं करना, जस्ट आपने जो इनका एवरेज ले लेना है। ठीक हो गया, अब ये तो था हमारे जो सेकंड फार्मूलाज थे उनको हमने कवर किया, अब बाकियों को कवर करते हैं। और अब नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन, वो आप कैसे लेते हैं, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, जो कि फाइनल माइनस इनिशियल है। ठीक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक हो गया, अब अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ रेस्ट से लेट्स सपोज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका VI 0 हो जाएगा, तो दैट इज़ V इज इक्वल टू AT हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू AT। ये फार्मूला भी वैलिड है। ठीक हो गया, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1 2 GT स्क्वायर। अच्छा, वो जो सवाल थे ना कि बॉडी ने जो है, मैंने थोड़ी देर पहले उस पर वीडियो बनाई है, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, उस पर आगे हम बनाएंगे। अगर कोई हो कि भाई 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके लिए दो फार्मूला है। एक फार्मूला है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, रेस्ट से हुआ था, जिसका मतलब 0 जो है मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक हो गया, इसके लिए दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1 2 GT स्क्वायर। अब क्योंकि देखें VI तो 0 हो गया तो ये तो फैक्टर निकल जाएगा, S इज इक्वल टू 1 2 GT स्क्वायर, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, S इज इक्वल टू 5T स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों से आंसर क्या आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 सेकंड मेरे पास टाइम था, तो 5 सेकंड के अंदर मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मैं दोनों फार्मूला इसमें पुट करके देखता हूँ। 1 S इज इक्वल टू 1 ओवर 2 G10 और इसमें लगाते हैं T स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके, 1 2 दैट इज़ 10 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, दैट इज़ 5। अब 5 25 दैट इज़ 75 मीटर। ठीक हो गया, ओके। अब सेम चीज़ मैं यहीं पे करता हूँ,
5, ये फार्मूला, ये 5 जो 5 है फार्मूले के अंदर आता है, ठीक हो गया। और टी स्क्वायर दैट इज़ 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 × 5 25 दैट इज़ 75 मीटर। तो ये दोनों फार्मूलाज को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी S=1/2 GT² को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में S=5T² को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक हो गया। ओके, मूव करते हैं आगे। अब ये मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको टाइम ना दिया हो, तब आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन फाइंड करना हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद व्हेन बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, अगर बॉडी गिर रही हो तो V=GT। अब ये फार्मूला कहाँ से है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। VF2GH ये हमने इससे बनाया, इसमें V ये 0 हो गया, और हम जो बाकी ये जो इसका स्क्वायर ख़त्म किया तो यहाँ पे अंडर रूट डाल दिया, और जो क्योंकि वो बॉडी गिर रही थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को G ले लिया। S=1/2 GT²। देखें मैंने आपको अभी बताया कि हम इससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें अगर 5 सेकंड दिया हो तो उसमें से डिस्टेंस फाइंड करना तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, व्हेन बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड टाइम टू रीच। अब अगर टाइम की बात की जाए तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये G यहाँ पे डिवाइड हो गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी थी, तो ये तो फैक्टर निकल गया, ठीक है। 1/2 GT² रह गया। अब हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट डाल दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2H हो गया, क्योंकि हाइट है तो H होगा, S नहीं होगा, ठीक है। और जो G है यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, और T का जो है यहाँ पे सिंपल आ गया, तो आप इससे टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वही बात दोबारा आ गई कि डिस्टेंस कवर अगर T टाइम में हो तो 5 से ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बॉडी गिरी है, 5 सेकंड उसने लगाए टोटल ज़मीन तक पहुँचने में, आप हमें ये बताओ कि उसने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज उसने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, S कितना कवर किया, उसके लिए हम लगाएंगे S=10n-5। अब इसका मतलब ये है कि 10n ये होगा जो मैंने ऊपर 3 सेकंड टाइम लिया, ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइम, और ये 5, ठीक हो गया। 10 30, 10 × 3 30 -5, तो मतलब ये है कि उसने जो थर्ड सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ 25 मीटर। ये वाले सवाल क्योंकि हर दफ़ा आते रहते हैं तो इसलिए बताना ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, तब भी वही काम है, T=VIG, ठीक है। ये आप इसको कर सकते हैं, यानी जब बॉडी को हम थ्रो अपवर्ड कर दें, ठीक हो गया। T=2VI/G, और H=VI² 2G, ये उसमें से है जो प्रोजेक्टाइल वाले में से उसमें से दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये सवाल आता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, तो वो फोर्स को रिलेट कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कर रहा है, आई थिंक इसके मेरे पास एक MCQ भी है, मैंने टेस्ट निकाला था, उसमें जो है MCQ भी मुझे यहाँ पे एक मिला था, मैं अगर आपको वो निकाल के दिखा दूँ, ये किप्स का टेस्ट है, ठीक है। इसमें मुझे एक MCQ मिला था इससे रिलेटेड, तो इसलिए मुझे याद था तो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स एंड तो इसका होगा फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब अगर इसको देख भी लें, दैट इज़ MCQ नंबर 50, और फिजिक्स का जो है वो पोर्शन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, फिजिक्स का पोर्शन है, MCQ नंबर 50 अगर देखें, दैट इज़ ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये ठीक है, ये हाइड हुआ है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, शायद आप हो सकता है ना देख रहे हो क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है। तो 50 का ए ऑप्शन है, और यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, ए लगाया, ठीक है, दैट इज़ ए। तो ये होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये 7 पॉइंट जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं। ये आपकी एक शॉर्ट सी रिवीजन है और मोस्टली इन्हीं में से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी चीज़ और एक दो चीज़ें याद रख लीजिएगा इसके वाले से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ताकि आपको यहाँ से बता दूँ, ठीक है। ये क्या है कि भाई एक एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा अपोजिट बॉडी पर रिएक्ट करेंगे। लाइक लेट्स सपोज मैंने जो है इधर से बॉल मारी दीवार को, ठीक है, बॉल दोबारा जो है मेरे पास वापस आ गई। अब इसमें क्या एक्शन क्या हुआ कि बॉल जाके लगी दीवार को, रिएक्शन क्या हुआ कि दीवार ने वापस दोबारा धक्का दिया, या आप कह सकते हैं वो किसको, बॉल को, यानी एक्शन लगा दीवार पे और रिएक्शन लगा बॉल पे, ठीक हो गया। दूसरे अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्टेंट पेयर्स, यानी देखो इधर से आप मुक्का मारोगे तो उधर से आपको मुक्का पड़ेगा, सिंपल ये बात है, ये मतलब एग्जिस्टेंट पेयर्स ये चीज़ है। एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, ठीक है, ये लाइन पे जॉइनिंग पे करता है, ये आपने याद रखें, इसी वजह से इसको डार्क किया हुआ है। एक्शन रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्विमिंग एग्जाम्पल ऑफ, अब देखें स्विमिंग एग्जाम्पल जो है दैट इज़ एक्शन रिएक्शन की है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है कि हम वाटर को पीछे प्रोपेल करते हैं, वाटर में आगे मूव करती है, ठीक हो गया। जो चीज़ें साथ साथ होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ओके, ये चीज़ होगी। उसके बाद मोमेंटम P=mv, सिंपल आपको पता है। अब ये आपके पास कहाँ से है, इसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। K=P²/2m, इसी को आप जरा मॉडिफाई करेंगे तो 2m उधर हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, 2K(m), ठीक है, और अंडर रूट खत्म करने के लिए तो ये P आ जाएगा, ठीक हो गया, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लेनी हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, PV आप इसमें इस तरह कर लें कि MV, चलें इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला, चलें यहाँ या तो फिर मोमेंटम के टॉपिक से देख लेते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि फार्मूला उन्होंने कहाँ से लाया है। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि E दैट इज़, सर यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसी से इन्होंने वो उसको मॉडिफाई किया हो,
ओके एम वी, हाँ बिल्कुल इसी फार्मूले से उन्होंने मॉडिफाई किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। चलिए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसको। वी नो के इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2 है। के की वैल्यू इसका वैल्यू ओपन करो, दैट इज़ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2 है। एम से एम गया, ठीक है, वी स्क्वायर रह गया और 2 के ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमने एक एम छोड़ना है और एक वी छोड़ना है ताकि हम दोबारा मोमेंटम बना सकें। एक वी नीचे ले आएंगे तो इस वजह स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 के ई ओवर वी इज इक्वल टू पी, ठीक हो गया, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी होता है। ओके ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये उम्मीद आपको समझ आएगा। उसके बाद सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे याद रखें, सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक हो गया। दूसरा इसको फाइनल इनिशियल फाइनल माइनस। और अगर इंपल्स की बात करें तो इंपल्स क्या होता है, दैट इज़ एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। और इसके अलावा इंपल्स एक और चीज़ भी होता है, दैट इज़ इम्पल्स इज इक्वल टू आई से लिखते हैं इसको डेल्टा पी, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के भी इक्वल है, ठीक हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितनी पहले थी मतलब मास और वेलोसिटी वो पहले वही रहेगी और दूसरी भी वही रहेगी, जस्ट क्या होगा डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं, अगर आपका सवाल आ जाए कि भाई कॉमन वेलोसिटी फाइंड करो, ठीक है, क्या हुआ कि दो बॉल्स ने आकर टक्कर मारी और दोनों आपस में चलने लग गए हैं, तो कॉमन वेलोसिटी बताओ। तो कॉमन वेलोसिटी के लिए फार्मूला है, आपने क्या करना है, पहले का m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा और दूसरे का जो v है वो आपने, अब इसके लिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे, ज़रा मैं आपको वो सॉल्व कर देता हूँ। देखें आपने पढ़ा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इसी तरह m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये मतलब आने की वेलोसिटी और ये वापस जाने की वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई जब पहले उन्होंने टक्कर मारी ना आपस में, पहले तो वेलोसिटी इसकी भी कुछ थी इसकी भी कुछ थी, जब दोनों ने आकर टक्कर मारी तो जो उनकी वेलोसिटी थी वो सेम होगी, इस फैक्टर की सेम होगी, तो यानी v इसका सेम होगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज़ m1 प्लस m2 ये रह जाएगा, ठीक हो गया। बाकी इधर से वही रह जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर नीचे ले आएंगे तो m1 प्लस m2 यही फार्मूला बन गया, इधर से ये खत्म हो जाएगा और ये इधर नीचे आ गया। तो यही देखें ये फार्मूला v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब मैंने u क्यों लिखा, क्योंकि मतलब ये है कि ये आने की वेलोसिटी है, ताकि पता चल सके ये आने की है, और ये जो v है ये दूसरा बाद में जब टक्कर मार के दोनों इकट्ठे चलने लगते हैं तो ये वेलोसिटी है। आता है ना कि भाई दो गाड़ियाँ थी, दोनों ने जब आके टक्कर मारी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लगी और वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो ये फार्मूला है। उसके बाद वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी बिफोर क्लियन, दोनों ने आके टक्कर मारी और सिर्फ क्या हुआ कि उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए मैं अगर सीधा करने लगूँ तो यहाँ पे हो जाएगा v1 माइनस v2। अब देखें ये क्यों है, प्लस इनके बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने v2 v इनको इकट्ठा रखा हुआ है, हम इनको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 और 2 है, इसी तरह ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे। यानी ये है कि जब आप कोलिजन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, अगर v1 फाइंड करना हो तो अब इसको याद कैसे करना है, याद इसको ऐसे करना है कि भाई ये पहला फैक्टर माइनस वाला होगा किसमें v1 में, और दूसरा फैक्टर माइनस वाला होगा किसमें v2 में, पहली चीज़। दूसरा ये कि नीचे तो m1 दोनों के m1 प्लस m2 आएगा प्लस m1 प्लस 2 सब के आएगा, ठीक हो गया। ये भी चीज़, ये सब का बस आपने ये पहले साइन कर रख लेना है कि साइन इसका देखें m1 माइनस m2, जबकि ये m2 माइनस m1 है, बाकी बीच में प्लस है, ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा याद रखना, पहले एक वाले अगर फाइंड करना है तो उसका m2 v2 होगा, अगर दूसरे का करना है तो 2 m2 m1 v2 जो है पहले आ जाएगा, ये याद रखना। उसके बाद अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है कि भाई x कंपोनेंट पे इतनी है y पे इतनी है, तो आपने उन दो को इकट्ठा करके अंडर रूट ले लेना है। मैक्सिमम हाइट का आपको पता है, ये फार्मूला v स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अगर मतलब मैक्सिमम की फाइंड की जाए, यानी मैक्सिमम का मतलब ये है कि जिसमें साइन जो है आपका मैक्सिमम हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो साइन निकल जाएगा तो आपके पास v स्क्वायर ओवर 2g आ जाएगा। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, ठीक है, तो इसमें 2v साइन थीटा। अब यहाँ से मैं मेरा सवाल है आपसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो मतलब यहाँ से उड़ा यहाँ पे इतना टाइम जो है इसके लिए जो टाइम है इसने लिया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम हाइट के लिए कितना रहेगा तो डेफिनेटली हम u2 निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दैट इज़ 2t साइन थीटा ओवर g, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करेंगे, आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, ठीक है, जिसको ओपन करके लिखें तो वी आई कॉस थीटा, यानी हम जो है वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो ले रहे हैं। हाँ, अगर आप रेंज का जो हमारी बुक के मतलब फार्मूला वो देखेंगे तो वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा। अगर ये मैक्सिमम हो जाए, आर मैक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। अब देखिए इनमें फ़र्क कितना है, वी आई स्क्वायर ओवर 2g है जबकि ये वी आई स्क्वायर ओवर जी है। अगर हम यहीं पे मैं इनको इकट्ठा करने लग जाऊँ तो मैं कैसे करूँगा इनको, ठीक है। मैं अगर कर लेता हूँ लेट्स सपोज r इज इक्वल टू एच, ठीक है, जैसे कि हमें पता है r इज इक्वल टू 4h होता है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, दैट इज़ वी आई स्क्वायर ओवर जी, जबकि इसकी 4 वी आई स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। तो ये आपके पास ये फार्मूला इनका, ये रिलेशन आ रहा है, तो इनको आप इस तरह रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद
एट मैक्सिमम हाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होगा, जो कि मोस्टली इतना आता नहीं पेपर में, ये आता रहता है, आपने इसको याद रखना है। एक दो और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे नहीं थी, मिस थी, तो मैं ज़रा उनको भी चेक कवर कर लूँ। सबसे पहले ये कि हाँ, अगर आपको कभी फाइंड करना हो एंगल, यानी किसी रेंज का एंगल फाइंड करना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, r tan थीटा इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, ये आपने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, या उसमें कोई भी चीज़ क्वांटिटी वो फाइंड कर सकते हैं। हाइट का अगर आप फार्मूला लेना है तो 1/8 GT स्क्वायर, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हाँ ये चीज़ है कि अगर हम करें कि r इक्वल टू 4h, या तो इस तरह होगा, अगर इसको दूसरी तरह देखना है तो h इक्वल टू r/4, ठीक है, ये रिलेशन है इनका। बाकी tan एंगल जो है वो tan थीटा का लगता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ताकि अगर फाइंड करना तो जो एग्जैक्ट एंगल है दैट इज़ 76 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ना, उनके और जो रेंजेस होंगी वो सेम होंगी। कम्प्लीमेंट्री कौन से, जिनका सम करो 90 आना चाहिए। अब देखो एक 60 है और एक 30 है, इनको सम करो तो 90 आएगा, तो उनकी रेंजेस सेम होंगी। अगर आप यहाँ पे देखो, ये 60 की लाइन है और ये 30 की लाइन है, लेकिन दोनों के जो रेंज है दैट इज़ इक्वल, ठीक हो गया। ये रेंज की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। और इसमें और तो इतना खास कुछ नहीं है, मैं फिर भी देखता जा रहा हूँ, जो चीज़ होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें कवर होती हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो टॉप होता है ना वहाँ पे जाके सिर्फ जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज करता है। देखो यहाँ पे गया, ठीक है, फिर नीचे वापस आएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। हाँ ये ज़रूर है, देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पे गया 0 हो गया, फिर दोबारा नीचे, वो मतलब एक सर्कल ज़रूर चलता है, लेकिन ये कि जो उसकी सिर्फ चेंज होता है ना, यहाँ पर टॉप पे वो जाकर डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें फीचर्स, वर्टिकल शॉर्ट रेंज। अच्छा ये याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज के लिए जो हमारा ट्रैजेक्टरी पाथ होगा दैट इज़ पैराबोला, अगर लॉन्ग रेंज हो तो दैट इज़ एलिप्टिकल, ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। और इसमें कोई ख़ास नहीं है, बाकी इंशाल्लाह होता है तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और सेकेंड बार दैट रेस्ट, इसमें कोई ख़ास कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कॉमन वेलोसिटी आ गया, मैंने आगे आपको बताया था, ठीक है। अच्छा ये ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये देख लें कि काइनेटिक एनर्जी का P इक्वल टू mv। अब अगर हम v का रिलेशन v m के साथ देखें तो वो इन्वर्स है, ठीक है, यानी है कि लाइटर बॉडी विल मूव फास्टर। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का P स्क्वायर और 2m के साथ देखें दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी 1/m, ठीक है। लाइटर बॉडी विल हैव लाइटर काइनेटिक एनर्जी। देखें व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर हम ये सवाल दिया हुआ है मैग्नीशियम, ये सवाल ये वाला क्वेश्चन, तो उसके यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मैश का जो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, तो मैथ पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब लाइटर बॉडी जिसका मैथ सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि गाड़ी जितनी छोटी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखें बोथ न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का जो है वो मोमेंटम सेम होता है, ठीक है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये मैंने आपको बता दिया, काइनेटिक एनर्जी का बता दिया, ठीक है, ये इस सवाल से बताया हुआ, ठीक हो गया। ओके, ये मैंने आपको बता दिया m1 v1, ठीक है, और m2 v2, दैट्स इट। अच्छा एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ दैट इज़ इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है, क्योंकि एरिया का मतलब होता है f इंटू टी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ इम्पल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इम्पल्स का यूनिट क्या दैट इज़ न्यूटन सेकंड और kgm मीटर पर सेकंड, जिसका और जो मोमेंटम का यूनिट सेम होता है। ओके, इसके बाद अगर देखें ये मैंने आपको बता दिया मोमेंटम का चेंज होता है, ठीक है। इम्पल्स जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, यानी ये इसका भी चेंज होता है, ठीक है। इक्वल टू पी नहीं होगा, डेल्टा रेट ऑफ चेंज हो यानी होगा। अब ये देखें एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स अमल करे तो उसका मतलब है उसका मोमेंटम हर सेकंड में चेंज, क्योंकि देखें हम फार्मूला क्या पढ़ा, न्यूटन सेकंड, यानी चेंज ऑफ न्यूटन विद इन सेकंड, ठीक हो गया। ओके, उसके अलावा ये फार्मूला हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि फोर्स अगर पैरेलल हो तो मैक्सिमम होगा काम जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला F इक्वल टू m है, ठीक है। अगर फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी हो तो काम जो है मैक्सिमम होगा, अगर एंटी पैरेलल हो तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, अगर परपेंडिकुलर हो तो कोई भी यानी रिमेन कांस्टेंट कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। ये देखें अब ये चीज़ पड़ी हुई, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो मैं इसका ऐसे रोटेट करूँगा और बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई एंगल हो तो उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी, यानी एंगल कोई हो तब सम एंगल हो। अगर परपेंडिकुलर हो सिर्फ मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, एंटी पैरेलल हो नो चेंज, मतलब अपनी जगह पर टिका रहेगा, अगर पैरेलल हो तो आगे मूव करेगा, स्पीड इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वर्क होता है, अब कोई भी काम आप कर रहे हो। एंड एक्सेलरेशन और वर्टिकल जो वेलोसिटी सॉरी जब ये होते हैं परपेंडिकुलर तो ये जो है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स वाले में आपने देखा होगा, उसमें वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जाती है, सिर्फ जो डायरेक्शन है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही होती है, ठीक हो गया। ओके,
ये व्हेन यू आर सिटिंग ऑन चेयर योर जीरो स्पीड इज जीरो विद रिलेटिव टू द अर्थ, यानी अर्थ के मुताबिक तो आप जीरो पे हो, लेकिन 30 km/s अकॉर्डिंग टू द सन, यानी सन के रेफरेंस से अगर हम देखें, ठीक है। और फर्स्ट लॉ को जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। देन आगे हम इसमें देख लेते हैं टाइम टू रीच हाइट। ऐसे ये जो फार्मूलाज हम आगे बना रहे थे ना, ये देखो इससे बने हुए हैं, VI/G, ठीक है। VF 0 हो जाता है, टाइम टू रीच हाइट मैक्सिमम हाइट पे VF 0 हो जाता है, ठीक हो गया। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो VI 0 होता है, अगर मैक्सिमम हाइट पे चले जाएँ तो VF 0 हो जाता है, तो इस वजह से VI/G, ठीक है। बाकी T इससे ऐसे रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें करें तो इसमें भी हमारे पास VIT टू VI = G, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, हम टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्टेंस को मैटर नहीं करते, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम हाइट में जिसमें VF दोबारा 0 हो जाता है, तो उससे हम ये वाला फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, ये मैंने आपको बताया, दोनों सॉल्व करके बताया। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 3 सेकंड, 3 सेकंड, टोटल 3 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 5t² दैट इज़ 45 मीटर। हाँ, अगर एक्जैक्ट 1 सेकंड का पूछे डिस्टेंस कवर बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3rd सेकंड, तो फिर आप क्या करते हो 10⁻⁵ दैट इज़ 25 मीटर, ठीक हो गया। ओके, तो अब देखें ना ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये 45 मीटर है। अब इसमें अगर हम पहले सेकंड का निकालें इसी फार्मूला से, तो कितना होगा 10n-5, ये फार्मूला है ना, इसका मैंने किया 10 1 -5 दैट इज़ मतलब 5 आ जाएगा। और अगर मैं दूसरे का निकालूँ 10 × 2 दैट इज़ 5, यानी 20 में से 5 दैट इज़ 15। देखो अब ज़रा इसको प्लस करो, 15 ये 5 है, ये तो 20 हो गए, ठीक है, 20 ये हो गया। अब 3rd सेकंड वाला कैलकुलेट करो दैट इज़ 25। अब 20 और 25 को जमा करोगे तो 45 आंसर आएगा। समझ आ रही है ना? अब 20 और 25 को जमा करोगे 45 आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अब और इसमें से आप देख लें कोई, यानी मैं साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप देख लें, उसको आपको आइडिया हो। जब टाइम ना दिया गया हो तो बाकी किसी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इक्वेशन 3rd इस्तेमाल होती है, यानी 3rd इक्वेशन तब इस्तेमाल करें जब टाइम ना दिया हो, ठीक है। देखिए सारी गेम जो है फार्मूलाज की, अब जब इनको अच्छे से करेंगे ना तो ईजिली पॉसिबल आपके लिए हो जाएगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये फ़र्क ग्राफ है, तो जिस ग्राफ के नीचे एरिया ज़्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। अब देखोगे एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो एरिया है दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 1 का, ये आप देख सकते हो, ये ज़्यादा है, ठीक है। फिर 2 का और फिर 3 का, ठीक हो गया। तो इस तरह आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप का मतलब ये ऐसे जितना ढलान होगा ऊपर तो उसकी एक्सेलरेशन उस सीक्वेंस से होगी, क्योंकि देखो इसकी ढलान ज़्यादा है तो दिस वाइज 3 2 1, ठीक है, ये चीज़ है। अगर एंगल्स दिए हो तो उनके लिए आप ये tan वाला फार्मूला यूज़ करके इनका निकाल सकते हो, ये भी आसान से। ये काफ़ी चीज़ें हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, या 0 है, या उसका स्लोप जो है 0 है। स्लोप का मतलब ये होता है, तो ये तो लाइन नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें स्लोप 0 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है स्लोप के साथ आती है, ठीक है। ये लीनियर है तो इसकी स्लोप भी है और ये इंक्रीजिंग है, ये मतलब ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग किसी एक साइड की तरफ है। ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, किसी एक साइड की तरफ, यानी एक चीज़ तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ कम हो रही है। और ये इसमें ये होता है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। देखें फर्स्ट डिक्रीज़ हो गया, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन किसमें नेगेटिव में हो रहा है ज़रूर रहा है, ठीक है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और इस तरह यहाँ पे इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वेलोसिटी को भी क्या चाहिए होता है, यहाँ पे स्लोप चाहिए होता है, स्ट्रेट लाइन सॉरी इसमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है, तब ये मैक्सिमम होता है। ये आप देखो, ठीक है, यहाँ पे ये भी इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, और दैट इज़ फर्स्ट इंक्रीज़, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ फिर दोबारा डिक्रीज़ हो गया, और दैट इज़ नेगेटिव कांस्टेंट, यानी ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। टाइम तो बढ़ रहा है बट डिक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, इसमें इसके अलावा तो इतना खास कुछ भी नहीं है, ये 2 सवाल मैंने आपको पहले बता दी है। हाँ, ये समटाइम सवाल आता है कि भाई सर्कुलर रेडियस का, या किसी एक सर्कल है हमारे पास, उसकी स्पीड बताओ, तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज़ 2πr ओवर आपके पास जो भी टाइम है। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना था 2πr, सर्कल के लिए मैंने यूज़ किया, टाइम यूज़ बाकी उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और ये अच्छा मैं आपको बता रहा था डिस्टेंस का dr(f - r2), अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं कोऑर्डिनेट्स 2p और q, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी पहले q को कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा किया, फिर जो क्योंकि फाइनल है, फाइनल के कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा किया, इस तरह फिर उसमें जो इनिशियल है उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए, तो 5 मीटर जो मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक हो गया। तो ये बाकी चीज़ें थी, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल, दैट्स यू कैन से दैट के स्मॉलेस्ट रिवीजन, छोटी सी रिवीजन है पूरे चैप्टर की, बहुत ज़बरदस्त है, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको रिकॉर्ड किया है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई और सवाल वगैरह तो पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इंशाल्लाह आपको बाकी भी इस तरह की शॉर्ट रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।